हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं जीव विज्ञान एनसीईआरटी का 15वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। इसके पिछले दूसरे वीडियो में मैंने आपको हार्मोन्स की खोज कैसे हुई पादपों में, इसका मैंने आपको बताया है, इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और अब हम ये देखेंगे कि जो पांचों पादप हार्मोन हैं इनका पादपों पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से इनकी खोज आगे बढ़ी है। तो पहला है इसमें ऑक्सीन। देखिए, ग्रीक शब्द है ऑक्सेन, इसका मतलब है बढ़ना। पादपों में 3 हार्मोन हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, जो पादप वृद्धि में मदद करते हैं। तो ऑक्सीन और जिब्रेलिन ये दोनों कोशिका के आकार को बढ़ाते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई को बढ़ाते हैं, जबकि साइटोकाइनिन कोशिका के विभाजन को बढ़ाती है। इस तरह से ये पादप के ग्रोथ में मदद करते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया। देखिए, इसमें ऑक्सलेबेन, हेगनस्मिथ, कॉगल, ये 3-4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले मानव के यूरिन से निकाला था, ह्यूमन यूरिन से। अब सोचने वाली बात यह है कि है ये पादप हार्मोन, लेकिन ये मानव के यूरिन से कैसे मिल रहा है। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि जो हम सब्जी भाजी खाते हैं, फल वगैरह खाते हैं, उनमें ये हार्मोन रहते हैं और ये हमारे शरीर में जाके ब्लड में पहुंचते हैं और ब्लड से यूरिन में बाहर आते होंगे, मुझे जो लग रहा है। क्योंकि अभी तक हमारे शरीर में इनका कोई उपयोग का पता नहीं चला है, ठीक है, लेकिन यूरिन में मिला है, मतलब कहीं ना कहीं से हमारे शरीर में ये पहुंच रहा है या बन रहा है। तो बनने का चांस तो कम ही लग रहा है मुझे, पहुंचने का ही चांस है, वो भी खाने पीने की चीज़ों से। शब्द ऑक्सीन इंडोल 3 एसिटिक अम्ल IAA तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक जिसे वृद्धि करने की क्षमता हो के लिए प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली ऑक्सीन शब्द ना हार्मोन्स के ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कुछ प्राकृतिक और कुछ कृत्रिम ऑक्सीन पाए जाते हैं। प्राकृतिक ऑक्सीन में IAA यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड, दूसरा है IBA इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, है ना, NAA नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, ये सब प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं। लेकिन कृत्रिम तौर पे पाए जाने वाले जो हम सिंथेटिक के बनाए हैं उसमें आपका 2,4-D और 2,4,5-T। D का मतलब है डाइक्लोरो एसिटिक एसिड और डाइफिनाइल एसिटिक एसिड और ट्राइक्लोरो T, है ना। तो 2,4-D और 2,4,5-T ये दो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कृत्रिम ऑक्सीन है, सिंथेटिक ऑक्सीन है, जिनका प्रयोग हम पादपों की वृद्धि के लिए भी करते हैं। और अगर हम इसका ज़्यादा उपयोग कर देंगे, ज़्यादा छिड़क देंगे, तो द्विबीजपत्री पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो इसको हम हर्बिसाइड के रूप में, शाकनाशी के रूप में, शाकी पौधों को नष्ट करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई एक बीजपत्री पौधे वाला फसल लगाया है, जैसे मान लो धान या गेहूं लगाया है आपने, उनमें जो खरपतवार उगाए हैं वो द्विबीजपत्री पौधे हैं, जो खरपतवार हैं वो। तो आप क्या करिए कि इनमें ऑक्सीन छिड़क दीजिए थोड़ी ज़्यादा मात्रा में। तो ऑक्सीन क्या करता है, इनकी जड़ों में जाइलम फ्लोएम को ब्लॉक कर देता है और परिणाम ये होता है कि उन पौधों में इनका परिवहन नहीं हो पाता और वो पौधे मर जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें केवल द्विबीजपत्री पौधों में, डाइकॉट पौधों में ही होता है। मोनोकॉट पौधों के जाइलम को ये ब्लॉक नहीं कर पाता है, नहीं रोक पाता है। इसलिए जब हम एक बीजपत्री पौधे की फसल लगाए हैं और उसमें द्विबीजपत्री पौधों के खरपतवार उगाए हैं, तभी हम इसको खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने द्विबीजपत्री पौधा लगाया है, जैसे मटर, चना, ये सब लगाया है, और उनके बीज में एक बीजपत्री पौधे उगाए हैं और आप अगर इनको छिड़क देंगे तो आपकी फसल नष्ट हो जाएगी, वो पौधे नष्ट नहीं होंगे। तो द्विबीजपत्री पौधों को नष्ट करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ये प्रायः तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहां से क्रियाशीलता वाले भाग में जाते हैं। तो ज़्यादातर ये प्ररोह शीर्ष में और मूल शीर्ष में बनते हैं और वहां से ये पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं के माध्यम से पौधे के दूसरे भागों में ये पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो तने के शीर्ष में बने हैं और नीचे की ओर जाने हैं, वैसे जड़ के शीर्ष में बने हैं और ऊपर की ओर जाने हैं। तो ये जनरली पेरेनकाइमेटस यानी मृदोतक कोशिकाओं के द्वारा ये पौधे के दूसरे भागों में पहुंचते हैं,
ठीक है। ऑक्सीन, ऑक्सीन जैसे IAA मतलब इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड पौधे से निकाला गया है। तो मैंने अभी इसका भी नाम बताया है कि ये भी आपका प्राकृतिक ऑक्सीन में आता है। ठीक है। NAA यानी नैप्थेलिन एसिटिक एसिड 2,4-D, 2,4-D का मतलब देखिए डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड कृत्रिम ऑक्सीन है। इसके अलावा 2,4,5-T जिसमें आप लिखेंगे 2,4,5-T यानी ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये भी काफ़ी पॉपुलर कृत्रिम ऑक्सीन है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे IAA, IBA ये दोनों प्राकृतिक हैं और NAA और 2,4-D ये दोनों कृत्रिम है, ऐसा NCERT ने लिखा है। एग्जैक्टली आपको यही याद करना है। ठीक है। मेरा टारगेट है 360 नंबर का जो नीट है उसमें 350 नंबर तक आपके कम से कम आने चाहिए। अगर 360 में 360 ला सके तब तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि पूरा NCERT से पूछा है ना पिछले साल, मतलब अभी जो 2020 का है और पिछले साल भी 2019 में भी। ऑक्सीन के उपयोग का एक विस्तृत दायरा है और ये बागवानी एवं खेती में प्रयोग किए गए हैं। देखिए, इनका एक प्रयोग तो हम पादप वृद्धि के लिए कर ही सकते हैं। अगर ऑक्सीन को आप बहुत तनु मात्रा में घोल करके पौधों में छिड़कते हैं तो उनकी जड़ों का विकास जल्दी होगा और तने का विकास भी जल्दी होगा। लेकिन अगर आपने इसकी ज़्यादा मात्रा का प्रयोग कर दिया तो द्विबीजपत्री पौधा मर जाता है, उसकी जड़ें, उनके जाइलम ब्लॉक हो जाते हैं। ये तनों की कटिंग में जड़ फूटने में सहायता करती हैं, जो पादप प्रवर्धन में व्यापकता से इस्तेमाल होती है। आपने जिंदगी में एक चीज़ अनुभव किया होगा कि आप कहीं से गुलाब के पौधे के टुकड़े काट के लाते हो, उनको अपने घरों में गमलों में या मिट्टी में लगा देते हो, तो आपने देखा होगा कि कई बार तो वो अंकुरित हो जाते हैं लेकिन कई बार वो नहीं हो पाते हैं और वो नष्ट हो जाता है उसका जो कलम है। उसका मुख्य कारण होता है कि जो कलम काट के आपने लगाया है वो जड़ें विकसित नहीं कर पाई और वो नष्ट हो गए। तो अगर आप उन कलम में पहले थोड़ा सा ऑक्सीन का घोल छिड़क दें या ऑक्सीन के तनु घोल में आप उसको कुछ देर डुबा दें और उसके बाद आप उसको मिट्टी में गमले में लगाएं तो सर्तियाँ उसमें जो है जड़ें विकसित होंगी और आपका वो पौधा तैयार हो जाएगा। तो कलम वगैरह में जड़ों के विकास के लिए ये बहुत इस्तेमाल में आता है। ऑक्सीन पुष्पन को बढ़ावा देती है जैसे अनानास में। तो ध्यान रखेंगे ऑक्सीन जो है फीमेल फ्लावर को यानी मादा जो पुष्प है उसको बढ़ाती है। आपको बता दें कि जितने भी पादप हार्मोन है उसमें सिर्फ जिब्रेलिन एक ऐसा है जो नर पुष्प की मात्रा को बढ़ाता है, संख्या को बढ़ाता है। बाकी सभी जो पादप हार्मोन है वो मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अनानास में, ठीक है, स्ट्रॉबेरी वगैरह में भी ये मादा पुष्प की संख्या को बढ़ाते हैं। ये पौधे के पत्तों एवं फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाते हैं तथा पुरानी एवं परिपक्व पत्तियों एवं फलों के विलगन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आपने कोई फसल लगाई है, कोई फल लगाया है, अभी मार्केट में मान लो उसकी कीमत कम है, आपको पता है कि 15 दिन बाद या 20 दिन बाद इसकी कीमत बढ़ने वाली है, अंदाज तो हो ही जाता है अपने को। तो आप क्या करें, उसके ऊपर आप ऑक्सीन छिड़क दीजिए। तो जो फल आजकल में गिरने वाले थे वो अब 10-15 दिन बाद गिरेंगे, मतलब उसके विलगन की प्रक्रिया को, एब्सिशन की प्रक्रिया को वो धीमा कर देता है और वो ज़्यादा समय तक, ज़्यादा दिनों तक पौधे में लटका रहेगा तो खराब नहीं होगा। ठीक है। उच्च पादपों में वृद्धि करती अग्रस्त कलिका पार्श्व कलिका की वृद्धि को अवरोधित करती है, जिसे शिखाग्र प्राधान्यता यानी एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। इसको आप समझ लीजिए, कोई पौधा है, उसके सिरे में विभजोतक है और कोई ब्रांच बन रही है, कोई शाखा बन रही है, उसमें भी वो उसके सिरे में है विभजोतक। तो दोनों को वृद्धि करना चाहिए, इसकी लंबाई भी बढ़नी चाहिए और ये ब्रांच की लंबाई भी बढ़नी चाहिए। लेकिन पादप वृद्धि के शुरुआती दिनों में केवल पादप की लंबाई ज़्यादा तेजी से बढ़ती है, जो शाखाएं हैं उनकी लंबाई तेजी से नहीं बढ़ती है। इसको हम शिखाग्र प्राधान्यता या एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। एपिकल का मतलब शिखा, ये शिख, ये जो पुरसिरा है,
इसकी प्रधानता होती है, डोमिनेंस होती है, ठीक है, ये ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन बन रहा है उसकी मात्रा ज़्यादा है और ये शाखाओं में जो ऑक्सीजन बन रही है उनकी मात्रा कम है। तो अगर आप पौधे के शाखाओं को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो सिरे से काट दीजिए पौधे को, तो विभज्योतक निकल जाएगा। बाद में नया विभज्योतक बनते तक शाखाएं बहुत तेजी से वृद्धि करेंगी, तो पादप आपकी ज़्यादा शाखाओं वाली कम हाइट वाली बनेगी। जैसे चाय की पत्तियों में हम करते हैं, तंबाकू की पत्तियों में हम करते हैं, पौधे में करते हैं, क्योंकि ये पत्तियां निकालनी है अपनी को, तो ज़्यादा शाखाएं बनाते हैं अपन, बशी स्टेज कहते हैं इसको। लेकिन अगर किसी पौधे की आप लंबाई को ही लंबे समय तक बढ़ाना चाहते हैं, जैसे सागवान में आप करते हैं, सागवान एक प्लांट है जिसका जो लकड़ी है बहुत मजबूत और बहुत कीमती होता है। अगर वो पौधे आप अपने यहाँ लगाए हैं तो वो पादप जितना लंबा और मोटा होगा वो उतने ज़्यादा कीमत में बिकेगा। तो इसकी जो शाखाएं हैं उनको समय समय पर काटी जाती है, प्रूनिंग की जाती है। तो शाखाएं कट जाते हैं तो एपिकल डोमिनेंस लंबे समय तक बनी रहती है और वो पौधा बहुत लंबाई में आगे बढ़ती है। इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। प्ररोह शिरों को हटाने यानी शिरच्छेदन से प्रायः पार्श्वकलिकाओं की वृद्धि होती है। देखिए चित्र, ये देखिए, ठीक है। इस चित्र में दिया ये है कि ये जो सिरे में ये मेरिस्मेटिक टिश्यू पाई जाती है, इसके कारण से तेजी से लंबाई में वृद्धि कर रही है। लेकिन अगर आप इसको काट देंगे तो देखिए ब्रांच निकल आया यहाँ से, ये देखिए ऐसे ब्रांचेस निकल आते हैं। तो जगह जगह से ब्रांचेस निकलेंगे और ये पादप बहुत तेजी से शाखाएं बनाती हैं, ठीक है, ऐसा है। यह बात व्यापक रूप से चाय रोपण और बाढ़ बनाने में लागू होती है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? हेज मेकिंग, बाढ़ का मतलब क्या होता है? जैसे आपके खेत हैं, आप किनारे किनारे में कुछ ऐसे पौधे लगा देते हैं जो आपके लिए आर्थिक तौर पे भी लाभदायक होते हैं और जो जानवरों को आपके खेतों में घुसने से भी रोकते हैं। तो पौधे कम हाइट में ज़्यादा ब्रांचेस बनाएंगे तो ज़्यादा सघन बाढ़ बनेगी आपकी। और चाय का तो मैंने बताया, चाय तंबाकू में हमको ज़्यादा शाखाएं इसलिए चाहिए कि ज़्यादा पत्तियाँ बनेंगी और ज़्यादा पत्तियाँ मिलेंगी तो आपके लिए आर्थिक लाभ का कारण बनेगा, ठीक है। इसके साथ ही ऑक्सीन्स अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, जैसे टमाटर में। देखिए अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है अनिषेक फलन। ऐसे दो शब्दों को आप देखोगे, कहीं पर लिखा रहता है अनिषेक जनन यानी पार्थिनोजेनेसिस और अनिषेक फलन यानी पार्थिनोकार्पी। ये दोनों का मतलब आप समझ लीजिए। जैसे कि पादप में ये स्त्री केशर है यानी कि मादा जननांग, इसमें ऐसे ओव्यूल रहती है यानी बीजांड, इसके अंदर अंडाणु रहती है। होता यह है कि जब पॉलन ग्रेन यानी परागकण आकर के इसको अंदर जाके निषेचित करता है अंडाणु को, तो इस अंडाणु से भ्रूण बनता है, ठीक है। और ये जो ओव्यूल आपने लिखा था बीजांड, इससे बीज बनता है। और ये जो ओवरी है अंडाशय, इससे फल का निर्माण होता है, फल का। अंडाणु से भ्रूण, ये अंडक भी कहते हैं इसको, बीजांड, उससे बीज, और बाहर में जो ओवरी है उससे बनता है फल। अगर आप ये चाहते हो कि किसी फल में बीज का निर्माण ना हो तो आप क्या करेंगे? होता यह है कि पहले ये निषेचित होता है, उसके बाद बीज और फल एक साथ बनते हैं। आप चाहते हो बीज ना बने तो आप निषेचन के बगैर इसमें आप क्या करिए, ऑक्सीजन छिड़क दीजिए, ओवरी में ऑक्सीजन छिड़क दीजिए। तो ऑक्सीजन छिड़क देने से, या जिब्रेलिन भी छिड़क सकते हैं, आगे जिब्रेलिन में भी इस चीज को पढ़ेंगे। तो ऐसे कंडीशन में ये जो ओवरी है अंडाणु के निषेचन के बगैर भी फल का निर्माण कर देती है, लेकिन उसके अंदर भ्रूण और बीज का निर्माण नहीं हो पाता क्योंकि वो निषेचन के बगैर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे फल हमको मिलेंगे जिसमें बीज नहीं रहेंगे। अब आप सोचेंगे इसका क्या उपयोग है? अरे भाई, खाते समय आप सोचिए कि तरबूज अगर आप खा रहे हो, वाटरमेलन, उसमें अगर बीज ना रहे तो आप इतना बड़ा तरबूज अकेले खा जाओगे, लेकिन वो बीज के कारण से आप डिस्टर्ब हो जाते हो और थोड़ा बहुत खा के छोड़ देते हो। आपकी माता जी बढ़िया से उसमें से बीज निकाल करके काट वाट के बढ़िया से आपके सामने पेश कर देती है तो आप मजे से खा लेते हो। लेकिन अगर उसी को बिना बीज निकाले आपको पकड़ा दे तो आप उसको फिर खाना पसंद नहीं करते हो।
ऐसे कंडीशन में सीडलेस फ्रूट आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज को अनिषेक, अनिषेक का मतलब होता है बिना निषेचन के। निषेक, देखिए निषेचन शब्द से निषेक बना है, अनिषेक का मतलब बिना निषेचन के फल प्राप्त करना अनिषेक फलन कहलाता है। और कभी कभी ये जो अंडाणु है ये बिना निषेचन के भ्रूण बना लेता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। वो कई कंडीशन में बनता है, मैं आपको कभी बताऊंगा या 12वीं क्लास का जब कोर्स पढ़ाऊंगा आपको पादप प्रजनन तो वहां पर ठीक से बताऊंगा। एपोस्पोरी, एपोगेमी, डिप्लोस्पोरी, कई कंडीशन होते हैं जब इनको निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है, उसके बगैर भी वो भ्रूण का निर्माण कर लेता है। तो अंडाणु के निषेचन के बगैर भ्रूण का निर्माण करना ये अनिषेक जनन कहलाता है, लेकिन अंडाशय का बिना निषेचन के ही फल में बदल जाना ये अनिषेक फलन कहलाता है। इस कार्य के लिए आप ऑक्सीन का भी प्रयोग कर सकते हो और इसके लिए आप जिब्रेलिन का भी प्रयोग कर सकते हो, उसको छिड़कने से काम होता है। टमाटर में हम ये काम करते हैं, उसमें बीजों को हम बनने से रोक देते हैं। इसे व्यापक रूप से शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। यह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीन का प्रयोग हम शाकनाशी के रूप में कैसे कर सकते हैं। अगर आपने एक बीजपत्री पौधे के फसल लगाए हैं और उसमें द्विबीजपत्री पौधे खरपतवार के रूप में उगाए हैं तो उन द्विबीजपत्री खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आप ऑक्सीन छिड़क दीजिए, तो उनकी जड़ें, उनका जाइलम ब्लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं और वो पौधे नष्ट हो जाते हैं। 2,4-D व्यापक रूप से द्विबीजपत्री खरपतवारों का नाश कर देता है, लेकिन एक बीजपत्री परिपक्व पौधों को प्रभावित नहीं करता। इसका उपयोग मालियों के द्वारा लॉन को तैयार करने में किया जाता है। इसके साथ ही ऑक्सीन जाइलम विभेदन को नियंत्रित करने तथा कोशिका के विभाजन में मदद करता है। देखिए यहां पर 2,4-D का एक प्रयोग मैं आपको बताता हूं। 1960-70 के आसपास अमेरिका और वियतनाम एक देश है, उन दोनों का युद्ध हुआ, करीब 10, 12, 15 साल चला, 20 साल चला शायद। तो अमेरिका ने क्या किया, वियतनाम के जंगलों में इस 2,4-D को हवाई जहाज में भर भर के छिड़कवा दिया। और उनके जो जंगल थे वो किसके थे, नींबू, संतरा, मौसम्बी के जंगल थे, जिससे पूरे वियतनाम की अर्थव्यवस्था चलती थी, वहां पैसे आते थे। तो जब इन्होंने 2,4-D को उनके जंगलों में छिड़कवा दिया तो उनके जंगल नष्ट हो गए और उनकी पत्तियां झड़ गई, उनके पौधे नष्ट हो गए। इसलिए इसको एजेंट ऑरेंज के नाम से वहां पर छिड़का गया था, तो एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है, अमेरिका द्वारा छिड़का गया था। अमेरिका ऐसे ही करता है, युद्ध जीतने के लिए कभी परमाणु बम डाल देगा तो कभी ये कर देगा, ऐसे ही ईरान इराक में ज़बरदस्ती जाके युद्ध करता है। तो इस टाइप की चीज़ें अमेरिका करते रहता है। लेकिन एक ये भी अच्छी बात है कि जो आप ये पढ़ रहे हो यूट्यूब में, ये भी अमेरिकन वालों ने ही किया है। ठीक है, तो हमेशा कोई भी चीज़ गलत नहीं होता और कोई भी हमेशा सही भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑक्सीन और क्या क्या करता है, जाइलम विभेदन को नियंत्रित करने। जाइलम विभेदन का मतलब क्या है, देखिए जब ये विभाज्योतक कोशिकाएं विभाजन करके नई कोशिकाएं बनाती हैं तो उन कोशिकाओं में आगे चल के विभेदन होता है और विभेदन के द्वारा वो मृदोतक, स्थूलकोणोतक, दृढ़ोतक, जाइलम फ्लोएम बनाते हैं। तो जाइलम फ्लोएम के इसी निर्माण के समय उसके जो अलग अलग अंग हैं, जैसे वाहिका, वाहिनिका, जाइलम मृदोतक, जाइलम तंतु, इन सब चीज़ों को अलग अलग बनाने में ऑक्सीन मदद करता है। कोशिका के विभाजन में भी थोड़ी बहुत मदद करता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि कोशिका विभाजन के लिए अच्छे ढंग से मदद करता है साइटोकाइनिन, लेकिन ऑक्सीन भी यहाँ पर थोड़ी मदद कर रहा है। तो इसको जरा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब दूसरा है जिब्रेलिन। तो मैंने इसके खोज के बारे में आपको बताया था। जापान में बकना नाम का डिजीज़ हुआ करता है, जिसमें धान के पौधे जर्मिनेट तो करते हैं, अंकुरण तो करते हैं, थोड़ा तेज़ी से बढ़ के नष्ट हो जाते हैं। तो उसमें एक कवक का इन्फेक्शन था जिसको हमने कहा था जिब्रेला फ्यूजिकुराई। उसको सवाडा नाम के साइंटिस्ट ने देखा था। बाद में कुरोसावा ने उसमें से जिब्रेलिन को अलग किया था और बताया था कि ये जिब्रेलिक एसिड है जो ये काम कर रहा है, पौधे की लंबाई को बढ़ा रहा है। जिब्रेलिन एक अन्य प्रकार का प्रोत्साहक पीजीआर है।
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, PGR, है ना, कई बार बताया हूं। तो मैंने आपको ये बताया कि पौधे में 3 हार्मोन प्रोत्साहक हैं जिसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन आते हैं, और 2 संदमक हैं, निरोधक हैं, जिसमें आपका एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन आते हैं। 100 से अधिक जिब्रेलिन्स की सूची विभिन्न जीवों में आ चुकी है, जैसे कि कवक और उच्च पादपों से। देखिए ये पूरे जो वीडियोस हैं मैंने इंग्लिश में भी जो बनाए हैं, हिंदी में भी जो बनाए हैं, वो नई एनसीईआरटी की सहायता से बनाए हैं। पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ पर 50 लिखा था, ठीक है, अभी ये 100 हो गया है। कुछ बुक्स में 50 ही लिखा है अभी तक। तो जिब्रेलिन अभी तक 100 से ज़्यादा खोजे जा चुके हैं और इनको GA1, GA2, GA3 इन नामों से जाना जाता है। और इनमें सबसे कॉमन जो है वो GA3 रहता है, जो लगभग सभी पादपों में पाया जाता है। GA का मतलब है जिब्रेलिक एसिड। हालांकि GA3 वह जिब्रेलिन है जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी और अभी भी सभी से अधिक सघनता से अध्ययन किया जाने वाला स्वरूप है। तो मैंने आपको बताया ना कि GA3 सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये सबसे पहले खोजी भी गई थी, जो कुरोसावा सवाडा ने काम किया था उस समय, और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सभी जिब्रेलिन्स अम्लीय होते हैं, क्योंकि ये जिब्रेलिक एसिड लिखा है ना, तो अम्लीय होते हैं। ये पौधों में एक व्यापक दायरे की कार्यकी अनुक्रिया देते हैं। ये अक्ष की लंबाई बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, अतः अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ाने में प्रयोग किए जाते हैं। यह जरा ध्यान रखेंगे आप। विशेषकर पौधे की लंबाई बढ़ाने में जो मुख्य योगदान देता है वो जिब्रेलिन है। जैसे आपने यहाँ पर देखा, अंगूर की खेती में इसको छिड़कते हैं तो उसके ब्रांचेस जल्दी फैल जाते हैं और बहुत तेजी से फैलते हैं, ठीक है। अंगूर की खेती में क्या करते हैं, ऐसे जमीन से करीब 7-8 फुट ऊपर ऐसे झोपड़ी टाइप का बनाते हैं, ऐसे पूरा झोपड़ी, और नीचे पौधा लगा के उसको ऊपर चढ़ाते हैं और झोपड़ी के ऊपर फैला देते हैं। उसके छप्पर टाइप का बना रहता है, उसमें फैला देते हैं और उसी में अंगूर बनता है। तो उसी छप्पर में नीचे ऐसे लटके होते हैं ये। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो वहाँ नासिक के आसपास में गया हूँ, चूँकि नासिक गया था मैं भोलेनाथ का दर्शन करने, तो रास्ते में अंगूर की खेत हमने देखे और वहाँ रुक करके हमने देखा भी कैसा होता है। बाकी आप लोग और कहीं गए हैं तो शायद आप देखे हो या ना देखे हो, कोई बात नहीं। जिब्रेलिन एप्पल यानी सेव जैसे फलों को लंबा बनाते हैं ताकि वे उचित रूप ले सकें, ठीक है। उनकी पौधों को लंबाई बढ़ाते हैं, फलों को भी लंबा बनाते हैं थोड़ा सा, नहीं तो ज़्यादा गोल हो जाएगा। ये जरावस्था को भी रोकते हैं ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रह सकें और बाजार में मिल सकें। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने ऑक्सीन के बारे में भी यही बात बताया था कि ऑक्सीन जो है फलों को ज़्यादा देर तक पौधे में टिकाए रखने में मदद करता है, और वही मदद जिब्रेलिन भी कर रहा है, ठीक है। GA3 को आशव यानी शराब उद्योग में माल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, शराब बनाने के लिए 2 प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया है स्टार्च का पाचन करना, उसको डाइजेशन करना, उससे माल्टोस बनता है, और माल्टोस का आगे ग्लूकोज में बदल करके, माल्टोस को माल्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में बदलते हैं, फिर उसमें ईस्ट डाल करके उसका किण्वन करते हैं। ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन में इस चीज को थोड़ा बताया भी हूं, आप देखना। तो स्टार्च से माल्टोस बनाना यानी माल्ट बनाना, फिर माल्ट से ग्लूकोज बनाना, फिर उसका किण्वन कराना, यह प्रक्रिया है अल्कोहल बनाने की। तो स्टार्च से जब माल्टोस बनाते हो उस समय जो एमाइलेज एंजाइम है उसकी क्रिया को, क्योंकि एमाइलेज एंजाइम में काम करता है, स्टार्च को तोड़ करके माल्टोस बनाता है, जिसको माल्टिंग कहते हैं। तो एमाइलेज एंजाइम की क्रिया को बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन का प्रयोग किया जाता है ब्रेविंग इंडस्ट्री में, शराब कारखाने में, ठीक है। आशव उद्योग का मतलब शराब। गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट चीनी या शर्करा के रूप में एकत्र रहता है। गन्ने की खेती में जिब्रेलिन छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ती है, इससे 20 टन प्रति एकड़ ज़्यादा उपज बढ़ जाती है। देखिए, क्योंकि जिब्रेलिन तने की लंबाई बढ़ाता है और गन्ने में जितना लंबा रहेगा उतना ज़्यादा कीमत में बिकेगा, इसलिए उसमें जिब्रेलिन छिड़कते हैं। GA छिड़कने पर किशोर शंकु वृक्षों में परिपक्वता तीव्र गति से होती है, अतः बीज जल्दी तैयार हो जाते हैं। शंकु वृक्ष
मतलब आपके जैसे पाइनस वगैरह है जो शंकु के आकार ग्रहण कर लेते हैं। जिब्रेलिन, चुकंदर, पत्ता गोभी तथा अन्य रोजेटी स्वभाव वाले पादपों में बोल्टिंग से पहले अंतःपर्व का दीर्घीकरण को बढ़ावा देता है। यहाँ पर ये 2 लाइन जो है बड़ा डिफिकल्ट है समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। पादप जो है शुरू में कम लंबाई के होते हैं और इसमें शाखाएं जल्दी जल्दी बन जाती हैं। अगर कुछ पौधों की बात करें जो यहाँ पर नाम लिखे हैं ना, चुकंदर, पत्ता गोभी, ये सब, इनमें ब्रांचेस जल्दी बन जाते हैं अगर, तो पौधा कम हाइट का रहता है और शाखाएं, पत्तियां ज़्यादा बन जाती हैं। इसे हम रोजेट कहते हैं, रोजेट अवस्था। इसके बनने के बाद इसमें ऑक्सीन का निर्माण होता है, जिब्रेलिन का निर्माण होता है। उसके बाद ये तेजी से लंबाई में वृद्धि करती है। शुरू में ये लंबाई नहीं वृद्धि करती बल्कि ब्रांचेस की वृद्धि ज़्यादा करती है। बाद में यहाँ पर जिब्रेलिन और ऑक्सीन बन जाने से फिर तेजी से वृद्धि करती है। इस प्रक्रिया को बॉल्टिंग कहते हैं, वॉल्टिंग नहीं, बॉल्टिंग। ठीक है, बॉल्टिंग कहते हैं इसको। ठीक है, और लंबाई बढ़ने के बाद तेजी से इसमें पुष्पन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद फल का निर्माण होता है। तो मान लो आप रोजेट अवस्था में, जब पौधा छोटा है, आप उसको जल्दी लंबा करना चाहते हो, उस समय अगर आप उसमें जिब्रेलिन छिड़क दें तो आपको ज़्यादा दिनों तक वेट नहीं करना पड़ेगा और पौधा जल्दी से लंबा हो जाएगा। तो बॉल्टिंग प्रभाव को कराने के लिए हम जिब्रेलिन का कृत्रिम तौर पे प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। जैसे नाम से पता चल रहा है, साइटो का मतलब है सेल और काइनिन फ्रॉम काइनेसिस। तो जो सेल के डिवीजन में मदद करता है उसे हम साइटोकाइनिन कहते हैं। साइटोकाइनिन अपना विशेष प्रभाव साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन में डालता है और इसे काइनेटिन और के रूप में ऑटोक्लेव्ड हेरिंग के शुक्राणु से खोजा गया था। एडेनिन का रूपांतरित रूप है प्यूरिन। अब ये क्या लिखा है मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। इसको एफ स्कूग नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था साइटोकाइनिन को सबसे पहले। तो ये कहां पर खोजे थे? एक मछली है जिसका नाम है हेरिंग, हेरिंग नाम का एक मछली है, फिश। उसकी शुक्राणु में जो डीएनए होता है उस डीएनए से जुड़ा हुआ एक केमिकल इनको मिला था। हेरिंग फिश का शुक्राणु, उसके डीएनए से जुड़ा हुआ एक केमिकल मिला जिसको हम कहते हैं, इन्होंने कहा काइनेटिन। और यहां पर एक और शब्द लिखा है, वह है ऑटोक्लेव्ड। ऑटोक्लेव्ड क्या होता है? देखिए, ऑटोक्लेव करने का मतलब होता है उसको हाई टेम्परेचर प्रेशर में गर्म करते हैं कुछ विशेष कंडीशन में, जिससे उसमें लगे हुए जो दूसरे जीवाणु विषाणु वगैरह हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ऑटोक्लेव किया जाता है। तो हेरिंग फिश के शुक्राणु से इसको एफ स्कूग नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है। काइनेटिन पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, क्योंकि काइनेटिन जो है हमने एनिमल से निकाला है। पौधों में एक दूसरा केमिकल इसी तरह का पाया जाता है, उसे जियाटिन कहते हैं, जिसकी खोज हमने मक्के के बीज में से किया था, मक्का, मैज में से। साइटोकाइनिन जैसे पदार्थों की खोज के क्रम में मक्का की अस्थि तथा नारियल दूध से जियाटिन अलग किया गया था। यहाँ पर एक शब्द लिखा है मक्के की अस्थि। मक्के की अस्थि क्या है? उसका बीज जो कच्चा रहता है, थोड़ा पका हुआ नहीं रहता, उसको दबाएंगे तो उसमें से एक जूस टाइप का निकलता है, रस टाइप का निकलता है, तेल जैसा, तेल नहीं रस जैसा निकलता है, उसे हम अस्थि कहते हैं। तो मक्के के बीज का जो लिक्विड है वो, और नारियल का जो पानी होता है, नारियल दूध होता है, मिल्क, कोकोनट मिल्क कहते हैं उसको, इसमें साइटोकाइनिन की बहुत मात्रा पाई गई है। इसीलिए जब हम ऊतक संवर्धन करते हैं, टिश्यू कल्चर, जिसमें हम ऊतक या कोशिका को लेकर तेजी से विभाजन कराते हैं और एक नए पादप का निर्माण कराते हैं, उसमें जिस माध्यम में कोशिका या ऊतक को रखते हैं विभाजन के लिए, उसमें नारियल पानी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें सारे हार्मोन्स और सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जियाटिन के खोज के बाद अनेकों प्राकृतिक रूप से प्राप्त साइटोकाइनिन तथा कोशिका विभाजन प्रोत्साहक पहचाने गए हैं। बाद में और भी कई है ना। प्राकृतिक साइटोकाइनिन उन क्षेत्रों में संश्लेषित होता है जहां तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है,
उदाहरण के लिए मूल शिखाग्र, विकासशील प्ररोह कलिकाएं तथा तरुण फल आदि। तो जहां जहां कोशिका विभाजन हो रहा है, यानी विभाज्योतक कोशिकाएं जहां जहां है, जैसे मूल शीर्ष है, प्ररोह शीर्ष है ना, फल है, पत्तियां हैं, है ना, तो उन जगहों पे ये ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, यह नई पत्तियों में हरित लवक, पार्श्व प्ररोह वृद्धि तथा अपस्थानिक प्ररोह संरचना में मदद करता है। देखिए, नई पत्तियों में जो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट विकसित होते हैं उनमें मदद करते हैं। पार्श्व प्ररोह वृद्धि यानी शाखाएं बनाने में, पार्श्व मतलब साइड में, प्ररोह मतलब शाखा, वृद्धि। अपस्थानिक प्ररोह का मतलब क्या होता है कि मुख्य प्ररोह के अलावा कहीं से और ऐसे तना निकलता है, उसे अपस्थानिक प्ररोह कहते हैं। वैसे अपस्थानिक जड़ भी होता है जो मुख्य जड़ से अलग निकलता है, क्योंकि जब भ्रूण से पादप का विकास हुआ तो भ्रूण मान लो ऐसा है, तो यहां पर एक प्लूमुल होता है, यहां पर एक रेडिकल होता है। प्लूमुल से तना और रेडिकल से जड़ बनता है। इनको अपन सत्य तना और सत्य जड़ कहते हैं। इसके अलावा कहीं पर तना या जड़ बनता है तो उसे हम अपस्थानिक तना या अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो यहां पर अपस्थानिक प्ररोह का मतलब है तना। ठीक है, इनमें ये मदद करता है। साइटोकाइनिन्स शिखाग्र प्राधान्यता से छुटकारा दिलाता है। कुछ देर पहले आपने देखा था कि पौधे की लंबाई ऑक्सीन के प्रभाव से ज़्यादा तेजी से बढ़ती है और शाखाएं ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ पाती शुरू में, ज़्यादातर पौधे में। वहाँ पर इसको शिखाग्र प्राधान्यता कहते हैं। अगर आप इसमें साइटोकाइनिन दे देते हैं तो ये शिखाग्र प्राधान्यता नष्ट हो जाती है और शाखाएं ज़्यादा तेजी से बढ़ती हैं। वे पोषकों के संचारण को बढ़ावा देते हैं, जिससे पत्तियों की जरावस्था को देरी करने में मदद मिलती है। देखिए, जितने भी पोषक तत्व हैं, चाहे वो जड़ों के द्वारा अवशोषित किए गए अकार्बनिक पोषक तत्व हैं या पत्तियों में बने हुए कार्बनिक पोषक तत्व हैं, इनको जाइलम फ्लोएम के द्वारा पूरे शरीर में वितरित किया जाता है पादप में। उस प्रक्रिया में साइटोकाइनिन मदद करता है, विशेषकर जाइलम की मदद करता है, जिससे कार्बनिक जो फूड मटेरियल बने हैं, ग्लूकोज वगैरह, उनको जड़ों में, तनों में, पत्तियों में, अलग अलग जगहों पे और भेजने का कार्य करती है। तो पत्तियों में अगर पोषक तत्व की कमी नहीं होती है तो पत्तियां पौधे में ज़्यादा दिनों तक टिकती हैं, अन्यथा वो पत्तियां जल्दी झड़ जाती हैं। जरावस्था का मतलब बुढ़ापा। अब है एथिलीन। देखिए, एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है, वृद्धि निरोधक हार्मोन्स में आता है ये, क्योंकि दो प्रकार के होते हैं, वृद्धि प्रोत्साहक जिसमें आपका ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन आते हैं जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, और वृद्धि निरोधक जिसमें एथिलीन और एब्सिसिक एसिड आते हैं जो वृद्धि को कम करते हैं। ठीक है, एथिलीन का एक मुख्य प्रभाव ये होता है कि ये फलों को पकाने में मदद करता है। इसके अलावा बीज की जो सुप्तावस्था है, जो मुख्यतः एब्सिसिक एसिड के कारण से होती है, उसमें ये मदद करता है। ठीक है, एथिलीन एक साधारण गैसीय पीजीआर है। यह जरावस्था को प्राप्त होते ऊतकों तथा पकते हुए फलों के द्वारा भी भारी मात्रा में संश्लेषित की जाती है। तो जरावस्था को भी ये उत्तेजित करती है, जल्दी बूढ़ा करती है, पत्तियों को, फलों को तोड़ने में मदद करती है और पकाने में। एथिलीन पौधों की अनुप्रस्थ वृद्धि, अक्षों में फुलाव एवं द्विबीजपत्री नवोद्भिदों में अंकुश संरचना को प्रभावित करती है। देखिए, अनुप्रस्थ यानी क्षैतिज वृद्धि का मतलब यह है कि इसके जो शाखाएं हैं वो तेजी से बढ़ेंगी। अक्षों में फुलाव का मतलब मोटाई बढ़ना, गोलाई बढ़ना पौधे की। और द्विबीजपत्री नवोद्भिदों में अंकुश संरचना को प्रभावित करती है। अंकुश मतलब हुक। देखिए, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत पतली लताओं के रूप में होते हैं, दूसरे पौधों में लिपट के चढ़ते हैं या किसी सहायता से, तो उनमें हुक होते हैं, ऐसे हुक ऐसे चढ़ने में मदद करते हैं उनको। तो उस हुक को बनाने में इस एथिलीन का विशेष योगदान है। ठीक है, एथिलीन जरावस्था एवं विलिगन को भी मुख्यतः पत्तियों फूलों में बढ़ाती है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने इस चीज़ को बताया भी था कि फल को, पत्तियों को, फूलों को तोड़ के गिराने में मुख्यतः एब्सिसिक एसिड का काम रहता है, लेकिन ये इसमें मदद करता है। फलों को पकाने में बहुत प्रभावी है। फलों के पकने के दौरान यह श्वसन की गति की वृद्धि कराता है।
श्वसन की इस गति की बढ़त जो है क्लाइमेक्ट्रिक रेस्पायरेशन कहलाता है। फल के पकते समय उसकी कोशिकाओं में श्वसन दर बढ़ जाती है, इस दर को हम क्लाइमेक्ट्रिक रेस्पायरेशन कहते हैं, क्लाइमेक्ट्रिक श्वसन, और वो बढ़ जाती है इसकी सहायता से। एथिलीन बीज तथा कलिका प्रसुप्ति को तोड़ती है, मूंगफली के बीज में अंकुरण को शुरू करती है। देखिए कुछ जगहों पे तो प्रसुप्ति को तोड़ती लिखता है, ठीक है, जबकि मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर पौधों में ये प्रसुप्ति को बढ़ावा ही देती है, लेकिन कुछ में तोड़ती है। जैसे मूंगफली के बीज में अंकुरण को शुरू करती है और आलू के कंदों को अंकुरित करती है। अगर वहाँ पर जैसे मूंगफली का बीज है, आलू का ट्यूबर कंद, उसी में अंकुरण होता है, देखे होंगे आप घर में ला करके, उनको बढ़ावा देती है। एथिलीन गहरे पानी के धान के पौधों में पर्णवृंत को तीव्र डिग्री करके लिए प्रोत्साहित करता है। पर्णवृंत क्या होता है? पत्तियों का डंठल, पत्तियों का डंठल जिसको पेटियोल कहते हैं, इसको तेजी से वृद्धि करा करके पौधे को पानी से बाहर निकालने में मदद करती है। अगर आपने धान की खेती देखी होगी, आजकल तो खैर उतना पानी नहीं भरता है, नहीं तो पहले ज़माने में, आज से 10, 15, 20 साल पहले तक खेतों में घुटने घुटने भर पानी भरा रहता था और उसमें वो धान के पौधे खड़े रहते थे। तो उनकी पत्तियों को, पौधे को ऊंचाई बढ़ाने में ये मदद करते हैं और यह पत्तियों तथा प्ररोह के ऊपरी भाग को पानी से ऊपर रखने में मदद करता है। इसके साथ ही एथिलीन मूल वृद्धि तथा मूल रोमों को प्रोत्साहित करती है तथा पौधे को अधिक अवशोषण क्षेत्र प्रदान करने में मदद करती है। देखिए जड़ों की जो ब्रांचिंग है उनको भी बढ़ाता है और जड़ों में जो मूल रोम होता है, मूल रोम ही तो अवशोषित करता है, रूट हेयर है ना, मूल रोम या रूट हेयर ही अवशोषित करता है जल खनिज तत्वों को, उनको बढ़ाता है। एथिलीन अनानास को फूलने तथा फल समकालिकता में सहायता करता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिब्रेलिन ही केवल नर पुष्पों को बढ़ाता है, बाकी सभी मादा पुष्पों को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही आम को पुष्पित होने में प्रेरित करता है। आम का जो मौर होता है, मौर, अगर आप आम के पेड़ देखे होंगे तो ये गर्मी के शुरुआत में मौर देता है, मौर मतलब पीले पीले फ्लावर देता है और उससे फिर वो फलता है। एथिलीन अनेकानेक कार्यकी प्रक्रियाओं को नियमित करता है, अतः यह कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाली पीजीआर है। तो जरा ध्यान देंगे, ये इतने सारे काम ये कर रहा है कि कृषि में हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं और विशेषकर जो मार्केट में फल आते हैं उनको पकाने में विशेष मदद करते हैं। सर्वाधिक व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाला यौगिक इथेफॉन है। देखिए इसको इस टाइप से लिखा जाता है, इथेफॉन, ठीक है, ये स्पेलिंग है इसका। ये एक पाउडर के रूप में आता है पाउच में। तो इसको क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको केले को पकाना है तो केले की जो पेटी है उसमें थोड़ा सा ऐसे उसको अंदर में छिड़क देते हैं और पेटी को बंद कर देते हैं। तो ये जो केमिकल है गैस उत्पन्न करती है एथिलीन की और उससे वो केले पक जाते हैं। आप जब मार्केट में केला खरीदने जाते हैं तो पके हुए केले को ध्यान देना कि केला तो पका हुआ दिखेगा लेकिन उसका डंठल छोटा सा रहता है, वो हरा दिखता है, क्योंकि एथिलीन उस डंठल को नहीं पका पाया, सिर्फ केले को पकाया है, इसलिए वो डंठल हरा रहेगा। ऐसे केले को आप मत खरीदिए, या तो दोनों पीले हैं तो, या दोनों हरे हैं तो उसको खरीदिए। हरे वाले को खरीद के लाइए, 2 दिन में पक जाएगा, वो अपने आप रखे आप चाहें तो उसमें पेपर पर ढक दें तो जल्दी पक जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक तौर पे तो इनमें भी एथिलीन बन रहा है ना, वो तो पकेगा ही पकेगा। जल्दी पकाने के लोग पाउडर का प्रयोग करते हैं और चीनी पाउडर एक आता है चाइना से, 5 रुपए का एक पैकेट आता है जी, एकदम हल्का क्वालिटी का, उससे पकाते हैं लोग। तो आप इस टाइप के पके हुए फलों को मार्केट से लाने की बजाय थोड़े कच्चे फलों को लाइए, आम को, केले को, तो आप उसको घर में पकाएंगे तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। इथेफॉन जली घोल में आसानी से अवशोषित तथा पौधे के अंदर संचारित होती है तथा धीरे धीरे एथिलीन मुक्त करती है। इसको घोल के पौधों को दे देने से पौधे के अंदर चले जाता है ये और वहाँ एथिलीन गैस रिलीज करता है। इथेफॉन टमाटर एवं सेब के फलों को पकाने की गति को बढ़ाता है तथा फूल एवं फलों में विलगन को तीव्रता प्रदान करती है। कपास, चेरी तथा अखरोट में विलगन, देखिए इनमें फलों को तोड़ के अलग करने में भी मदद करता है। खीरे में मादा पुष्पों को बढ़ाता है जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि होती है, क्योंकि कोई भी फसल जो है मादा पुष्पों के द्वारा होती है। नर पुष्प तो केवल निषेचन करने का काम करते हैं,
वो फल बनाने का काम नहीं करेंगे। तो अगर एक नर पुष्प है और वहां पर 8, 10, 15, 20, 50 भी अगर मादा पुष्प हैं तो सबके लिए वो अकेला परागकण उपलब्ध करा सकता है। इसलिए मादा पुष्पों की संख्या को अगर आप बढ़ाते हो तो उससे फलों की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि मादा पुष्प से ही फल बनते हैं। ठीक है। अब लास्ट हार्मोन है इसमें एब्सिसिक एसिड। देखिए एब्सिसिक एसिड जो है ये एक तो फलों को, पत्तियों को परिपक्व होने के बाद तोड़ के अलग करने में, जिसको विलगन या एब्सिशन कहते हैं, में मदद करता है। दूसरा, ये बीज को सुप्तावस्था में ले जाने में मदद करता है, क्योंकि अगर प्रतिकूल परिस्थिति में अंकुरित हो गया तो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए प्रसुप्ति अवस्था में चले जाता है। ठीक है। एब्सिसिक एसिड की खोज विलगन एवं प्रसुप्ति को नियमित करने में उनकी भूमिका के लिए हुई थी। सबसे पहले इनको कॉटन बॉल्स में खोजा गया था, कॉटन में, कि कॉटन के जो बॉल्स होते हैं जिसमें रुई लगी होती है वो समय से पहले झड़ जाते हैं। तो एडिकॉट नाम के साइंटिस्ट ने वहां पर इसको खोजा था और उसका नाम एब्सिसिन 2 रखा था और कहा था कि ये केमिकल है जो उसमें फलों को, उसके फलों को मतलब कॉटन बॉल्स को झड़ाने में भूमिका अदा कर रहे हैं और उसी कारण से फसल बर्बाद होती है। तो उसको हटाने के लिए फिर ऑक्सीजन छिड़का गया है। अन्य दूसरे पीजीआर की भांति यह भी पादप वृद्धि में परिवर्धन में व्यापक दायरे में प्रभाव डालता है। यह एक सामान्य पादप वृद्धि तथा पादप उपापचय के निरोधक का काम करता है। तो दो हमने देखा, एक हमने एथिलीन देखा और एक हमने यहाँ पर एब्सिसिक एसिड देखा। ये दोनों जो हैं प्रसुप्तावस्था का काम करता है और निरोधक का काम करता है। एब्सिसिक एसिड बीज के अंकुरण का निरोध करता है। यह बाह्य त्वची पट्टिकाओं में रंध्रों के बंद होने को प्रोत्साहित करता है। बाह्य त्वची पट्टिका ये क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पत्तियों में, तनों में अगर उसमें स्टोमेटा है तो स्टोमेटा को बंद करने का काम करता है एब्सिसिक एसिड और खोलने का काम करता है साइटोकाइनिन। ध्यान रखेंगे आप। पौधों को विभिन्न प्रकार के तनाव को सहने हेतु क्षमता प्रदान करता है। तो ये तनाव क्या चीज से होता है पता है? जल की कमी। जल की कमी यानी शुष्कता, ये एक तनाव है पौधे के लिए। तो अगर जल की कमी हो गई पौधे में तो स्टोमेटा को बंद करना जरूरी है। अगर स्टोमेटा खुला रह गया, रंध्र खुला रह गया तो अत्यधिक जल वाष्प बन के निकल जाएगा और पौधे की मौत हो सकती है। तो विशेषकर मरुस्थलीय पौधों में ये विशेष काम आता है और वहाँ पर ये रंध्रों को बंद करके रखने में मदद करता है। इसी कारण इसे तनाव हार्मोन भी या स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। एबीए बीज के विकास, परिपक्वता, प्रसुप्ति आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बीज को परिपक्व करने, उसको प्रसुप्त अवस्था में भेजने में मदद करता है। अनुकूल परिस्थिति तक वो प्रसुप्ति में रहता है। प्रसुप्ति को प्रेरित करने के द्वारा एबीए बीज को जल शुष्कन तथा वृद्धि के लिए अन्य प्रतिकूल परिस्थिति से बचाव देता है। देखिए, जब हम बीज को संग्रहित करते हैं तो हम उसको पूरी तरह से शुष्क या 0% नहीं करते हैं। उसमें जो नमी है हम उसकी नमी को 8 से 10% रहने देते हैं, तभी उसके अंदर का जो भ्रूण है वो जीवित बचेगा। अगर हम पूरा शुष्क कर देंगे, 0% नमी कर देंगे तो उसका जो भ्रूण है नष्ट हो जाएगा, फिर वो बीज अंकुरित नहीं होगा। ठीक है। तो उसको इस चीज से बचाए रखता है एब्सिसिक एसिड। बहुत सारी परिस्थितियों में एबीए जीएएस के लिए एक विरोधक की भूमिका अदा करता है। मतलब एब्सिसिक एसिड जिब्रेलिन का विरोधी है, जिब्रेलिक एसिड का विरोधी है। मतलब जो काम जिब्रेलिक एसिड जिब्रेलिन कर रहा है उसका उल्टा करता है एबीए, उसको रोकता है। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि पादपों की वृद्धि, विभेदन तथा परिवर्धन के लिए एक या कई अन्य पीजीआर कुछ न कुछ भूमिका अदा करते हैं। तो 5 प्रकार का आपने देखा, 3 वृद्धि को बढ़ाते हैं, 2 वृद्धि को कम करते हैं। यह भूमिकाएं संपूरक की या फिर विरोधक की भी हो सकती है। तो दोनों हमने देखा, बढ़ाने वाले साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, कम करने वाले एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ये भूमिकाएं वैयक्तिक यानी निजी या योगवाही हो सकती है। मतलब ये है कि पौधे के किसी एक विशेष अंग में भी ये कार्य कर सकते हैं या पूरे पौधे में भी कार्य कर सकते हैं, ये मतलब है इसका। इसी तरह पौधे के जीवन में कई घटनाएं होती हैं जहां एक से ज़्यादा पीजीआर मिलकर घटनाओं को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पर बीज या कली का प्रसुप्तीकरण, विलगन, जरावस्था, शिखा प्रभुत्व आदि। तो आप देख सकते हैं
कि बीज या कली प्रसुप्ति में जाता है तो उसको ले जाने में एबीए मदद करता है, उसको तोड़ने में जिब्रेलिन मदद करता है। वैसे विलगन है, इसको रोकने में ऑक्सिन जिब्रेलिन मदद करते हैं, साइटोकाइनिन मदद करते हैं, लेकिन बाकी दोनों इसको बढ़ाते हैं। जरावस्था के लिए भी यही बात होता है। और शिखर प्रभुत्व को ऑक्सिन बढ़ाता है और एथिलीन कम करता है। तो ये सब चीज़ों को आपने अभी देख लिया है। पीजीआर की भूमिका एक तरह से आंतरिक नियंत्रण में है। याद रखें कि जीनोमिक नियंत्रण बाह्य कारक के साथ ही पौधे की वृद्धि और परिवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधे की वृद्धि है, उसके तने हैं, जड़ हैं, फल हैं, पत्तियां हैं, इनमें कितनी वृद्धि होगी ये तो कुछ हद तक जीन्स पे निर्भर करता है, काफ़ी हद तक नहीं, पूरे ही जीन्स पे निर्भर करता है। अगर जीन उनको ज़्यादा बड़े पौधे बनाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा हार्मोन बना देंगे पौधे के लिए, और अगर उसको बौना रखना चाहते हैं तो कम हार्मोन बनाएंगे। तो पूरी तरह से जेनेटिक ही है। बहुत सारे बाह्य कारक जैसे कि तापक्रम एवं प्रकाश पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन को पीजीआर के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। तो पौधे की वृद्धि में तापक्रम है, प्रकाश की उपलब्धता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। लेकिन इसमें एक जो पीजीआर हैं ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर पौधे में पीजीआर कम बन रहा है, जिब्रेलिन ऑक्सिन कम बन रहा है, तो आप कितना भी पोषण दें, कितना भी अनुकूल परिस्थिति दें, पौधा बौना ही रह जाएगा। लेकिन अगर पौधे में हार्मोन अच्छे से बन रहे हैं तो थोड़ा कम अनुकूल परिस्थिति में भी पौधा काफ़ी लंबा बन जाता है। ऐसी कुछ घटनाओं का उदाहरण है बसंतीकरण पुष्पन, प्रसुप्तीकरण, बीज अंकुरण, पौधों में गति। बसंतीकरण क्या है? वर्नेलाइजेशन। कुछ पौधों में देखने को मिलेगा कि वो ठंड भर पुष्पन नहीं करते, ठंड के बाद पुष्पन करते हैं। बताऊंगा अभी मैं आपको। प्रसुप्तीकरण मैंने आपको बताया, सीड जो है डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं। बीज अंकुरण और पौधे में गति। पौधे में गति का मतलब पौधे ऐसे चलते नहीं हैं, लेकिन पौधे के जो अंग हैं वो जरूर एक तरफ मुड़ेंगे, दूसरी तरफ मुड़ेंगे, ऊपर आएंगे, नीचे आएंगे, खुलेंगे, बंद होंगे, कुछ ना कुछ तरीके से उनमें गति आपको देखने को मिलते रहती है। हम लोग संक्षेप में प्रकाश और ताप दोनों बाह्य कारक हैं के पुष्पन आरंभ की भूमिका को पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें दो चीजें हम पढ़ेंगे। एक तो बसंतीकरण पढ़ेंगे जिसमें हम तापमान के प्रभाव को देखेंगे, दूसरा हम दीप्तकालिका पढ़ेंगे जिसमें हम प्रकाश की उसको देखेंगे, भूमिका को देखेंगे। पहला है दीप्तकालिता। दीप्तकालिता का मतलब यह है, देखिए कि पौधे 3 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। एक वे पौधे जो गर्मी के दिनों में पुष्पन करते हैं, दूसरे वे जो ठंड के दिनों में पुष्पन करते हैं, और तीसरे वे जो हमेशा पुष्पन करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि गर्मी के दिनों में सुबह 5 बजे दिन हो जाता है, शाम को 7 बजे तक ले दे के अंधेरा हो पाता है, मतलब करीब करीब 14 घंटे का दिन होता है, मतलब दिन की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे दिनों में जो पादप पुष्पन करते हैं उनको अपन लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब इनको लंबी दिन चाहिए कह सकते हैं, या छोटी रातें चाहिए ये कह सकते हो, दोनों एक ही बात है इसमें। रात छोटी हो गई, दिन बड़ी हो गई, तो लंबी दिन या छोटी रात। दूसरे आप देखिए ठंड के दिनों में आप सुबह उठते हैं 7 बजे, ले दे करके थोड़ा सा दिन हो पाता है, शाम को 5 बजते बजते दिन खत्म, शाम हो जाता है, मतलब 10 घंटे का दिन। वहां जहां 14 घंटे का दिन था यहां पर 10 घंटे का दिन है। अब इस अवस्था में जो पौधे पुष्पन करेंगे उनको हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, छोटे दिन की लंबाई वाले पौधे शॉर्ट डे प्लांट, या इनमें रातें लंबी होती हैं इसलिए हम इसको लॉन्ग नाइट प्लांट कहते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट यानी कि शॉर्ट नाइट प्लांट हो गया ये, और शॉर्ट डे प्लांट का मतलब हो गया लॉन्ग नाइट प्लांट। तो एक्चुअली पादप की पुष्पन में दिन की लंबाई का उतना प्रभाव नहीं है, रात की लंबाई का ज्यादा प्रभाव है। तो वास्तव में लॉन्ग डे प्लांट वास्तव में शॉर्ट नाइट प्लांट है, और जो वास्तव में शॉर्ट डे प्लांट है वो लॉन्ग नाइट प्लांट है। लंबी रातें चाहिए इनको, और इनको छोटी रातें चाहिए। तो ये दीप्तकालिता है। पौधे इस तरह से 3 श्रेणियों में बटे होते हैं, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि कुछ पौधों में पुष्पन को प्रेरित या प्रवृत्त करने में प्रकाश की नियतकालिकता की आवश्यकता होती है, मतलब उनकी एक निश्चित अवधि
की लंबाई का होना जरूरी होता है। ऐसे पौधे प्रकाश की नियतकालिकता की अवधि को माप सकते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ पौधों में क्रांतिक अवधि से ज़्यादा प्रकाश की अवधि चाहिए, जबकि दूसरे पौधों में प्रकाश की अवधि संकट क्रांतिक अवधि से कम की चाहिए। अब यहाँ पर जो शब्द लिखा है क्रांतिक, अब ध्यान दीजिए ये क्या चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। क्रांतिक अवधि का मतलब है क्रिटिकल डे लेंथ। देखिए, जैसे कि एक लॉन्ग डे प्लांट है, इसको लंबी दिन चाहिए, एक शॉर्ट डे प्लांट है, इसको कम लंबी दिन चाहिए। हमने ये कहा कि इन दोनों पौधों का क्रांतिक अवधि 10 घंटे है, तो ये पुष्पन करेंगे। अब आप कहेंगे सर एक लॉन्ग डे प्लांट है, एक शॉर्ट डे प्लांट है, दोनों की क्रांतिक अवधि 10 घंटे कैसे हो सकती है? एक्चुअली क्रांतिक अवधि का मतलब है कि मान लो लॉन्ग डे प्लांट के लिए हमने कहा कि क्रांतिक अवधि 10 घंटे है, का मतलब इसको 10 घंटे से ज़्यादा प्रकाश चाहिए तब यह पुष्पन करेगा। और अगर शॉर्ट डे प्लांट है, हमने इसका भी क्रांतिक अवधि 10 घंटे लिखा है, का मतलब इसको 10 घंटे से कम का प्रकाश चाहिए तब जाके ये पुष्पन करेगा। क्रांतिक अवधि का ये मतलब है। लॉन्ग डे प्लांट को क्रांतिक अवधि से ज्यादा चाहिए और शॉर्ट डे प्लांट को क्रांतिक अवधि से कम चाहिए। दोनों क्रांतिक अवधि दोनों प्लांट में एक जैसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जिससे कि दोनों तरह के पौधे में पुष्पन की शुरुआत हो सके। प्रथम तरह के पौधे को अल्प प्रदीप्त काली पौधा यानी शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, जिनको कम दिन की अवधि चाहिए, तथा बाद वाले पौधों को दीर्घ प्रदीप्त काली पौधा यानी लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं, लंबी दिन की अवधि चाहिए। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें प्रकाश की अवधि एवं पुष्पन प्रेरित करने में कोई संबंध नहीं होता। जैसे टमाटर है, देखिए टमाटर को कोई भी लंबाई हो दिन की वो पुष्पन करता है। ऐसे को हम डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। ऐसे पौधों को तटस्थ प्रदीप्त काली यानी डे न्यूट्रल कहते हैं। इनमें दिन की लंबाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये न्यूट्रल होते हैं। डे न्यूट्रल यानी तटस्थ प्रदीप्त काली कहते हैं। यह भी ज्ञातव्य है कि सिर्फ प्रकाश की अवधि ही नहीं बल्कि अंधकार की अवधि भी महत्वपूर्ण है। तो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि लॉन्ग डे प्लांट का मतलब शॉर्ट नाइट प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट का मतलब लॉन्ग नाइट प्लांट है, यह मैंने आपको बताया। अतः कुछ पौधों में पुष्पन सिर्फ प्रकाश और अंधकार की अवधि पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि उसकी सापेक्षिता अवधि पर भी निर्भर करता है। इस घटना को दीप्तकालिता कहते हैं। मतलब कितने घंटे के अंधेरे चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। यह भी बहुत मजेदार बात है कि तने की शीर्षस्थ कलिका पुष्पन से पहले पुष्पन शीर्षस्थ कलिका में बदलती है, परंतु वे तने की शीर्षस्थ कलिका खुद से प्रकाश काल को नहीं महसूस कर पाती है। देखिए, आपको पहले तो यह समझना चाहिए कि पादप में जो पुष्प बनता है वास्तव में वो उसी कलिका से बनती है जिस कलिका से शाखा या पौधे की मुख्य तना बनी हुई है। एक ही है दोनों के कलिका, यानी पुष्प की कलिका या शाखा की कलिका एक है। जब वो वृद्धि काल में रहती है, पौधे की वृद्धि हो रही है, तो ऐसे कलिकाओं से शाखाएं बनती है। लेकिन जब ये प्रजनन काल में आ जाते हैं, जब इनको प्रजनन करना है, तो ऐसी कलिकाओं से पुष्पन होता है, पुष्प बनता है। तो अब देखिए कि जब इनको प्रजनन करना है तो शाखा के जगह उसी कलिका से पुष्प बनाना है, तो दिन की लंबाई रात की लंबाई को ग्रहण करना है, उनको पहचानना है, ये काम स्वयं नहीं करता, कलिका स्वयं नहीं करता, ये काम पत्तियां करके देती है। पत्तियों में ये काम होता है, पत्तियां उसको ग्रहण करती हैं और वहां पर एक हार्मोन बनाती है जिसको हम फ्लोरिजेन कहते हैं। फ्लोरिजेन जो कि अभी तक अलग नहीं किया जा सका है, ये हाइपोथेटिकल है, मतलब अनुमानित हार्मोन है कि पत्तियां दिन की लंबाई रात की लंबाई को ग्रहण करके, उसकी संवेदना को ग्रहण करके एक हार्मोन बनाती हैं जिसको हम फ्लोरिजेन कहते हैं। और जब ये फ्लोरिजेन पर्याप्त मात्रा में बन जाती है तो पौधे में पुष्पन हो जाती है। प्रकाश या अंधकार, एक मिनट, काल का अनुभव पत्तियां करती हैं, यही बात मैंने अभी बताया। परिकल्पना यह है कि हार्मोनल तत्व फ्लोरिजेन पुष्पन के लिए जिम्मेदार है। फ्लोरिजेन पत्ती से तना कलिका में पुष्पन प्रेरित करने के लिए तभी जाती है जब पौधे आवश्यक प्रेरित दीप्त काल में अनावृत होते हैं। मतलब कि जितना दीप्त काल चाहिए प्रेरित करने के लिए पौधे में पुष्पन के लिए,
उसके लिए जो आवश्यक चाहिए लाइट, उसमें ये पहुंचते हैं। अनावृत का मतलब उतना, अनावृत का मतलब एक्चुअली खुल जाना का मतलब उतने प्रकाश में उपस्थित होना, इसका मतलब है। ये कुछ पौधे दिए हैं, देखिए, दीर्घ प्रदीप्तकाली, अल्प प्रदीप्तकाली और दिवस निरपेक्ष पादप, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट है ये शॉर्ट डे प्लांट है और ये डे न्यूट्रल प्लांट है। जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए, मान लो हम इसका क्रांतिक दीप्तकाल 10 घंटे लिखते हैं, तो 10 घंटे से ऊपर अगर हम प्रकाश दे रहे हैं तो पुष्पन होता है, लेकिन 10 घंटे से नीचे का प्रकाश दे रहे हैं तो पुष्पन नहीं हुआ। लॉन्ग डे प्लांट में क्रांतिक दीप्तकाल से ज्यादा का प्रकाश चाहिए, मान लो 10 घंटे है तो उससे ज्यादा में करेगा, कम में नहीं करेगा। लेकिन अगर इसका भी हम 10 घंटे लिखते हैं शॉर्ट डे प्लांट का, तो 10 घंटे से नीचे देंगे तब ये पुष्पन करेगा और 10 घंटे से ऊपर दे देंगे तो पुष्पन नहीं करेगा। ये क्रांतिक दीप्तकाल या अवधि होती है। लॉन्ग डे प्लांट में क्रांतिक जितना कहा उससे ज्यादा चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट में उससे कम चाहिए। और डे न्यूट्रल का कोई मतलब नहीं है, वो तो हमेशा पुष्पन करते रहता है। अब है बसंतीकरण। ये क्या है जरा ध्यान समझिए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे कि गेहूं की कुछ प्रजातियां होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, ठंड से 2 महीना पहले उसको बोते हैं। 2 महीना पहले ठंड के आते आते तक उसकी पादप में वृद्धि काफी अच्छी हो चुकी है। अब वो क्या करता है कि 3-4 महीने जो ठंड पड़ रही है उसमें वो भरपूर ठंड ग्रहण करती है, कम तापमान को ग्रहण करती है। उसके बाद ठंड खत्म होने के बाद वो पुष्पन करती है। मतलब पुष्पन करने के लिए उसको ठंडक चाहिए, ठंडक को ग्रहण करती है तब पुष्पन करती है। इसको हम बसंतीकरण कहते हैं। अगर आप इसको प्राकृतिक तौर पे होने देना चाहते हैं तब तो ठीक है, कृत्रिम तौर पे करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। मान लो आप 3-4 महीने इंतजार नहीं करना चाहते, भाई आपको फसल जल्दी लेनी है, आप चाहते हो कि ठंड आते आते में ही पुष्पन कर ले और 4 महीने हमको 3 महीने वेट ना करना पड़े, तो आप क्या करो, बीज को, ऐसे पौधे के बीज को लगाने से पहले थोड़ा देर पानी में रखिए, फिर उसको निकाल करके, पानी से निकाल करके आप फ्रिज में रखिए। फ्रिज में उसको 10-15 दिन 20 दिन रहने दीजिए, अच्छे कम तापमान में। तो ये जो काम उधर ठंड के दिनों में होना था वो काम बीज में ही हो गया, क्योंकि बीज के अंदर जो भ्रूण होता है उसमें ये काम हो जाता है। और फिर उसको लगाएंगे, अंकुरित करेंगे, तो वो ठंड के आते आते तक पुष्पन चालू कर देता है, ठंड को इंतजार नहीं करता है ना। तो इस प्रक्रिया को हम बसंतीकरण कहते हैं, वर्नेलाइजेशन। कुछ पौधों में पुष्पन गुणात्मक या मात्रात्मक तौर पर कम तापमान में अनावृत होने पर निर्भर करता है, इसे बसंतीकरण कहते हैं। मतलब कम तापमान में वो रहेगा तब। यह अकालिक प्रजनन परिवर्धन को वृद्धि के मौसम में तब तक रोकता है जब तक पौधे परिपक्व न हो जाएं। ठीक है, तो पौधे के परिपक्व होने तक ये काम होते रहता है। बसंतीकरण कम ताप काल में पुष्पन के प्रोत्साहन को करते हैं। उदाहरण के तौर पर भोजन पौधे, भोजन देने वाले पौधे, तो एक्चुअली भोजन देने वाले पौधे की जगह इसको अनाज देने वाले पौधे लिखते हैं, ग्रेन्स। जैसे गेहूं है ना, जौ, राई की 2 किस्में होती हैं, जाड़े तथा बसंत की किस्में। बसंत की किस्में साधारणतः बसंत में बोई जाती हैं, जो बढ़ते मौसम की समाप्ति के पहले फूलती एवं फलती हैं। देखिए, बसंत सीजन किसको बोलते हैं, ये जो गर्मी के पहले शुरुआत में, ठंड के बाद और गर्मी के पहले एक सीजन आता है जो बहुत सुहावना होता है, उसे हम कहते हैं बसंत। उस दौरान अगर आप बोते हो बसंती वाले स्पीसीज को, तो वो बढ़िया से अपना 2 महीने में ग्रो कर जाएगा, फिर उसके बाद पुष्पन और फलन करेगा, आपको फल मिल जाएगा, तो आपको 3-4 महीने फसल मिल जाएगी। लेकिन जाड़े की किस्म को यदि बसंत में बोई जाती है तो मौसम के पहले न तो पुष्पित होती है न फलती है। अगर आप जाड़े वाले को बसंत में बो देंगे तो नहीं फलेगी। तो आप इसको कब बोते हैं, ठंड से 2 महीना पहले, इसलिए वह शरद काल में बोई जाती है। ठीक है, शरद काल यानी ठंड के आने तक बोई जाती है। ये अंकुरित होते हैं, नवोद्भूतों के रूप में जाड़े को बिताते हैं, फिर बसंत में फूलते फलते हैं तथा मध्य ग्रीष्म के दौरान काट लिए जाते हैं। तो ठंड के आते आते तक वृद्धि करते हैं, फिर ठंड में ये रुक जाते हैं, मतलब वृद्धि कर लेते हैं, उसके बाद ठंड के खत्म होने पे पुष्पन करते हैं।
तो आपका 3-4 महीने 2-3 महीने एक्स्ट्रा वेस्ट होता है। बसंतीकरण के कुछ उदाहरण द्विवर्षीय पौधों में भी पाए जाते हैं। द्विवर्षीय पौधे एक सकृत फली पौधे होते हैं जो साधारणतया दूसरे मौसम या ऋतु में फूलते एवं मरते हैं। सकृत फली का मतलब होता है कि जो दूसरे साल फलते फूलते हैं, मतलब इनके जीवन काल को 12 महीने से ज़्यादा लगते हैं, तब ये फल फूल देते हैं। चुकंदर, पत्ता गोभी, गाजर कुछ द्विवर्षीय पौधे हैं। एक द्विवर्षीय पौधे को कम तापक्रम में अनावृत कर दिए जाने पर पादपों में बाद में दीप्तकालिता के कारण पुष्पन की अनुक्रिया बढ़ जाती है। उसी चीज को लिखा है कि आप लगाने से पहले ही इसको ठंड का चिलिंग ट्रीटमेंट दे दें, ठंड दे दें, तो ये बाद में इसको बोने पर ये ठंड का इंतजार नहीं करता है। अब एक आखिरी यहाँ पर है बीज प्रसुप्ति, यानी कि आपका जो बीज है, जब पौधे में बीज का निर्माण होता है उस समय अगर हम उसको अंकुरित कर दें तो प्रतिकूल परिस्थितियां हो सकती हैं और वो पौधा नष्ट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में बीज को अंकुरित होने से रोकने के लिए उसमें हम प्रसुप्ति पैदा कर देते हैं, डॉर्मेंसी पैदा कर देते हैं। वो डॉर्मेंसी 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, कितने का भी हो सकता है। और जब अनुकूल परिस्थिति आ जाती है तब ये प्रसुप्ति टूटती है और पौधा अंकुरित हो जाता है, बीज अंकुरित हो जाता है। कुछ बीज ऐसे भी हुए जो बाह्य परिस्थितियों के अनुकूल होने पर भी अंकुरित नहीं होते हैं। ऐसे बीज प्रसुप्ति काल में होते हैं जो बाह्य वातावरण से नियंत्रित नहीं होते, वरन बीज की आंतरिक परिस्थितियों के नियंत्रण में होते हैं। तो जब तक ये प्रसुप्ति काल में हैं, तब अगर आप इनको अनुकूल परिस्थिति दे देते हैं तो भी अंकुरित नहीं होंगे, क्योंकि उसके अंदर एब्सिसिक अम्ल जमा रहता है बीज के अंदर और वो उनको अंकुरण से रोकता है। तो एक निश्चित अवधि के बाद ही वो एब्सिसिक अम्ल नष्ट होता है और तब उसके बाद वो बीज अंकुरित होगा। अपारगम्य एवं दृढ़ बीज आवरण, एब्सिसिक अम्ल, फिनोलिक अम्ल, पैरास्कॉर्बिक अम्ल जैसे रासायनिक निरोधकों की उपस्थिति तथा अपरिपक्व भ्रूण जैसे कुछ कारणों से बीज प्रसुप्ति होती है। बहुत बढ़िया यहाँ पर लिखा है, देखिए कुछ पौधों की बीजों में जो बीज आवरण होता है, बीज के ऊपर का खोल, उसको बीज आवरण कहते हैं। जैसे अगर आप कमल गट्टा यानी कि लोटस, कमल का बीज अगर आप देखे होंगे, जिसको पोखरा के नाम से भी जानते हैं, अगर आप जानते होंगे तो उसका जो बीज होता है सूखा वाला, काला काला दिखता है, सूखने के बाद हरा रहता है कच्चे में, लेकिन सूखने के बाद काला, उसके बीज जो है बहुत मजबूत खोल वाले होते हैं। सबसे मजबूत खोल उसी का होता है, उसी के बीज का, कमल के बीज का। वैसे आप राजमा खाते होंगे, राजमा, उसका बीज का खोल भी सबसे मजबूत है दाली जाति के पौधों में, और सभी पौधों में मजबूत है कमल का। तो जब तक ये खोल धीरे धीरे घिस नहीं जाते हैं या सूक्ष्म जीवाणु इनको पतला नष्ट नहीं कर देते हैं, तब तक इनमें पानी नहीं घुस पाता है और ये अंकुरित नहीं हो पाएंगे। तो अगर कमल गट्टे के बीज को पानी में रखेंगे ना, तो 2 महीने 3 महीने तक वो पानी में रहेगा, तब अंकुरित होता है। और उससे पहले अगर आप उसको थोड़ा सा ऐसे ठोक करके, कुचल करके हल्का सा क्रैक कर दो, पानी घुस सके, तो तुरंत दूसरे दिन जर्मिनेट हो जाता है। एब्सिसिक अम्ल बीज में है तो, या फिनोलिक अम्ल है तो, या पैरास्कॉर्बिक अम्ल है तो, ये तीनों चीजें बीज के अंकुरण को रोकती हैं। ये नाम जरा ध्यान रखेंगे। और अगर भ्रूण अपरिपक्व है तो भी अंकुरण नहीं होगा। प्राकृतिक तरीकों एवं अनेक कृत्रिम उपायों से इसे हटाया जा सकता है। अगर आप इनमें से ज़्यादातर जो परिपक्व भ्रूण वाले होंगे, अपरिपक्व भ्रूण का आप कुछ नहीं कर सकते, वो परिपक्व होगा तभी। देखिए बाकी चीज़ों के कारण से अगर प्रसुप्ति है तो उसको आप तोड़ सकते हो। तो उसका एक तरीका तो मैंने बताया कि खोल अगर मजबूत है तो उसको तोड़ दीजिए कृत्रिम तौर पे। और अगर ये अम्ल वगैरह के होने से है तो आप उनमें जिब्रेलिक अम्ल यानी जिब्रेलिन छिड़क दीजिए या ऑक्सीन छिड़क दीजिए, तो इनकी प्रसुप्ति टूट जाती है। उदाहरणतया बीजावरण के अवरोध को चाकू, सैंड पेपर जैसे यांत्रिक अपघर्षण अथवा तीव्र हल्लन द्वारा हटाया जा सकता है। चाकू से काट दीजिए, सैंड पेपर ऐसे खुरदुरा घिसने के लिए यूज होता है, इनसे घिस दीजिए, या तीव्र हल्लन मतलब अम्ल या क्षार द्वारा हटाया जा सकता है। प्रकृति में यह अपघर्षण सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया द्वारा अथवा जंतुओं के पाचन नाल से होकर गुजरने से हो सकता है। देखिए एक तो सूक्ष्म जीव मैंने आपको बताया कि वो खोल को नष्ट कर देते हैं। दूसरा आप देखे होंगे या सुने होंगे कि जो पक्षी होते हैं विशेषकर,
वो जब फलों को खाते हैं तो उनके बीज भी छोटे बीज को खा जाते हैं, लेकिन वो बीज वापस उनके मल पदार्थ से निकल आता है। लेकिन इस बीच में वो गुजरता है आपके उसके अमाशय से, आंत से, तो जो एंजाइम्स हैं, पाचक एंजाइम, इनके खोल को थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं, फिर वो उनके मल से बाहर आता है तो अंकुरित हो जाता है। जैसे आपके घर की छत में एक पानी की टंकी रखी हुई है, उस पानी की टंकी के आसपास एक दो पीपल या बरगद के पौधे उगे हुए हैं, आप देखिए जा करके, या निकाल दिए होंगे तो कोई बात नहीं। तो पीपल बरगद के पौधे वहां पर कैसे पहुंचे? वहां पर ऐसे पहुंचे कि पक्षी लोग जाके वहां पर मल त्याग किए हैं और उनके मल में वहां पर वो उसके बीज पहुंचे हैं और वो अंकुरित हो गए हैं। क्योंकि पानी के टंकी से उनको थोड़ी बहुत नमी वहां पर लीकेज के माध्यम से मिलती रहती है, तो छत में भी ये वृद्धि कर गए हैं। देखिए इतना। निरोधकों के प्रभाव को द्रुत शीतन यानी चीलिंग परिस्थितियों अथवा जिब्रेलिक अम्ल एवं नाइट्रेट के उपयोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो देखिए जितने निरोधक अम्ल वगैरह यहाँ पर हैं उनको चिलिंग ट्रीटमेंट यानी ठंडक के द्वारा, या जिब्रेलिक अम्ल मैंने अभी बताया जिब्रेलिन के प्रयोग द्वारा, या नाइट्रेट के उपयोग द्वारा हटाया जा सकता है। नाइट्रेट्स मतलब नाइट्रिक अम्ल वगैरह, ठीक है। पर्यावरणीय परिस्थितियां जैसे कि प्रकाश तथा तापक्रम ऐसे कुछ उपाय हैं जिन्हें बीजों की प्रसुप्ति हटाने के लिए उपयोग किया जा सकता है ना। तो अगर अनुकूल परिस्थिति देने पर वो अंकुरित हो सकते हैं तो ये दे दीजिए तो अंकुरित हो जाएंगे। तो इस तरह से बीज प्रसुप्ति का कारण और उसको हटाने के तरीके मैंने आपको बताए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर खत्म होता है और हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बाय।